हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं बेटा। हम साइंस में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स आ रही हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए बच्चों, ताकि आपको जब एग्ज़ाम्स आएँ और बोर्ड्स आएँ तो आप एकदम से घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आप साथ साथ पढ़ रहे हैं। अगर आप ट्यूशन्स भी ले रहे हैं या कुछ और भी ले रहे हैं, या आप घर पे पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कोई क्लासेस ले रहे हैं, तो सब चीज़ों को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करिए, सिर्फ एक बुक से पढ़िए। मैं अब कुछ टिप्स आपको आज देने चाह रही थी कि बेटा एक बुक से पढ़िए। एक बुक को पता है आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। पता है कई सारी बुक्स से पढ़ना, मैं ये नहीं कहती कई जगह से पढ़ना मुश्किल है, नहीं, कई जगह से पढ़ना इज़ ओके, लेकिन कई सारी बुक्स पढ़ना ना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक ही बुक और एक ही नोटबुक बनानी है, उसी से पढ़ना है। आप उस नोटबुक में जो लिखेंगे वो चीज़ें आप 3 बार 4 बार साल में ज़रूर पढ़ें। आप जो बुक ले रहे हैं, जिस बुक से आप पढ़ना चाहते हैं, मान लो कोई हेल्प बुक है, कोई सपोर्ट मटेरियल है, एनसीईआरटी ही है, उसको बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, लाइन टू लाइन रीड करना है। एनसीईआरटी में आपको पता है बहुत सारी डिटेल्स हैं जो बहुत कम शब्दों में दी गई हैं, तो उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। लेकिन पढ़ना एक ही बुक से है। टेक ओनली वन बुक और एक ही बुक को पूरी तरह पढ़िए, शुरू से आखिर तक पूरी तरह पढ़िए। एक बुक बहुत कंप्लीट होती है अपने आप में, लेकिन आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 3-4 बुक्स खरीद लेते हैं, तो हम एक भी बुक पूरी नहीं कर पाते हैं। कुछ टॉपिक वहाँ से करें, कुछ टॉपिक वहाँ से, फिर क्या होता है, हमारा बहुत सारा पोर्शन छूट जाता है जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस से ये भी पढ़ा था कि जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा होता है, वो पूरी तरह पास नहीं हो पाता। इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है रेजिस्टेंस। जब वो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रिक करंट को रोका जाता है या स्टॉप किया जाता है या उसको रेजिस्ट किया जाता है, तो जो एनर्जी निकलती है या तो वो हीट की फॉर्म में निकलती है या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या जैसे कि बल्ब में निकलती है, तो दोनों ही तरीके से निकलती है। आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जब रेजिस्टेंस से रोका जाता है तो क्या क्या हीटिंग इफेक्ट होते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर पूरी तरह रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमेशा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहाँ से एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, हीट की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। एक करंट लिया आपने, रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है बेटा। लेट T बी द टाइम टेकन टू विच चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस। Q और T का तो आप जानते हैं रिलेशन क्या है। Q चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि हम I की बात कर रहे हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये भी हमें पता है। Q इज चार्ज और T है टाइम, तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर। I इज इक्वल टू QT, I इज इलेक्ट्रिक करंट। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज VQ। हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस से Q चार्ज को इधर से उधर ले गए, तो कितना वर्क डन हुआ, V इंटू Q। तो सोर्स ऑफ सप्लाई, अब हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और वर्क हमने क्या निकाल दिया, VQ, यानी कि एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू VQ। VQ को, लेकिन VQ के साथ अब इसको समझिए बेटा, मैं वाइट बोर्ड पे ले चलती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। देखिए बच्चे, हमने कहा एक Q चार्ज को आप यहाँ से और यहाँ ले गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो था इस दोनों पॉइंट्स के बीच में, V2 माइनस V1 जो है वो V है। तो आपका वर्क डन क्या हो गया, V इंटू Q। ठीक है बच्चे, लेकिन V इंटू Q ये हो गया वर्क डन, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। अगर हम पावर निकालने चलेंगे, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, पता है आपको, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि V इंटू Q अपॉन टाइम। और हमें क्या पता है, Q अपॉन टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गई। यानी V इंटू आई हो गया, V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या हो गया, करंट। अब चलते हैं वापस, वर्कशीट क्या कहती है। एनर्जी सप्लाइड क्या हो गई, एनर्जी सप्लाइड क्या होगी, देखिए एनर्जी, हमने पावर निकाल ली, पावर इंटू टाइम, क्योंकि हमने क्या पता है, हमें ये भी तो पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क, कुछ भी ले लीजिए, अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर एनर्जी और वर्क निकालेंगे तो पावर इनटू टाइम करना पड़ेगा, पावर इनटू टाइम। तो E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर को हमने क्या लिख दिया, VI, पावर को हमने क्या लिखा है, VI, तो हमने E इज इक्वल टू VIT लिख दिया। ठीक है, VIT, सिंस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हीट, तो हीट के इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी और हीट दोनों हो जाएंगे
VIT, यानी कि अगर आपको हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में हीट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, VIT से। एक और फॉर्मूला निकलता है VIT, इसके साथ एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हैं VIT। V की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, IR लिख सकती हूँ, पता है ना। तो H इज इक्वल टू VIT लिखा है। एक सेकेंड, हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव कर दिया H इज इक्वल टू VIT, क्योंकि H इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी है। तो VIT में हमने V को अगर मैं IR लिख दूँ, I और R लिख दूँ, और ये I और ये T, तो बेटा ये क्या हो जाता है, I स्क्वेयर R T, क्या हो जाता है, I स्क्वेयर R T। यही फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट कहती है तो H इज इक्वल टू I स्क्वेयर R T, ये ओम्स लॉ है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, इस ये वाला V इज इक्वल टू IR ये ओम्स लॉ है। और जब इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो बनता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का लॉ ऑफ हीटिंग जो जूल ने दिया था। और जूल ही एनर्जी और वर्क की यूनिट होती है बेटा, आपको पता है। और क्यों है जूल यूनिट वर्क की, क्योंकि जूल ने ही ये डिस्कवर किया था, इसलिए जूल के नाम से इसकी यूनिट बना दी गई। चलिए, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है, हमने प्रूव तो कर दिया। जूल लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T कहता है हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, है ना। I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, हमें पता है, और किसके, R के प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर के टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी। ये बात क्लियर हो गई, यानी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, अब चलते हैं क्या लिखा है नीचे, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का एक और पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ लेते हैं, पहले ये पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, इन सब चीज़ों में चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब में मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट्स अपीयर्ड एज हीट एंड अ पोर्शन इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ज़्यादा बल्ब में ज़्यादातर हीट निकलती है और थोड़ा सा पोर्शन लाइट निकलता है, समझ रहे हैं आप, ज़्यादा पोर्शन हीट का ही निकलता है, लाइट का नहीं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, इसके कारण कई बार पूछे जाते हैं आपसे, सिर्फ एग्जाम में नहीं, जनरली भी लाइफ में। यार आपको पता होना चाहिए, क्या यार बल्ब में क्या होता है मैडम, वो वायर, बेटा वो वायर टंगस्टन होता है। टंगस्टन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, W होता है मैडम। तो टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, उसकी जगह कॉपर क्यों नहीं, एल्यूमिनियम क्यों नहीं, सोना चांदी क्यों नहीं यूज़ करते बल्ब में, उसके कारण है, देखिए, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हायर टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर, देखिए बल्ब के अंदर जगह है और वो गर्म हो जाता है और उसको बहुत गर्म टेम्परेचर झेलना पड़ता है, तो वो उस टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी 3000 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तब वो मेल्ट होगा, तो कभी होगा ही नहीं, बल्ब में इतना टेम्परेचर कभी हो ही नहीं सकता बेटा। तो बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस। अब हमसे ये भी पूछा जाता है मैडम ये जो बल्ब होता है इसके अंदर ये गैस क्या होती है जो उसके अंदर भरी जाती है, खाली होता है कि गैस होती है, बेटा गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैसेस वहाँ भरी जाती हैं ताकि लाइफ बढ़ जाए, फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाए। अगर वहाँ कोई ऐसी चार्ज्ड गैस डाल दी, ऑक्सीजन डाल दी या कोई और गैस डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, तो कार्बन अलग हो जाए, ऑक्साइड अलग हो जाए, कुछ और रिएक्शन हो जाए, तो इसलिए इसमें इनएक्टिव गैस डालते हैं। इनएक्टिव गैस कभी टूटती नहीं है, कभी रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों रीज़न हो गए। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है बेटा, घर में, घर के बाहर एक फ्यूज़ लगाया जाता है। आपने देखा होगा टीवी में, अरे फ्यूज़ उड़ गया, अरे फ्यूज़ उड़ गया। घर में भी कई बार आपने सुना होगा कि हमारा फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ उड़ने का मतलब क्या होता है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है आपके घर में। आपके घर में कोई बहुत तेज़ लाइट या बहुत डिम लाइट हो जाए तो वो फ्यूज़ बंद हो जाता है, ताकि आपके सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, फ्रिज, टीवी, एसी, सब कुछ बच जाए, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग ना हो। फ्यूज़ वायर ऐसा करता क्या है, फ्यूज़ वायर बेटा एक ऐसे मेटल या एलॉय का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ही थोड़ी ज़्यादा हीटिंग होगी तारों में तभी वो पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो उसका सर्किट टूट जाएगा। देखिए ऐसे काम, ये आपके घर का सर्किट है, बिजली सप्लाई बाहर से आ रही है और यहाँ अंदर जा रही है, ये आपका घर है, ठीक है बच्चे, आपके घर में बिजली सप्लाई जा रही है। जब बिजली सप्लाई यहाँ जा रही है तो यहाँ पर मैंने फ्यूज़ लगा दिया, फ्यूज़ लगा दिया, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हुआ, ओवरलोडिंग हुई, आपको लगा कि यार ये तो इतना करंट तो हमारे घर में नहीं चाहिए, थोड़ा कम करंट चाहिए, तो ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन मेल्ट हो जाता है, जल जाता है। ये जल जाता है तो क्या हो जाता है, ये सर्किट यहाँ से ओपन हो गया, ये सर्किट यहाँ से टूट गया, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। ये सारी चीज़ें बंद हो गई तो इतनी जो हैवी ओवरलोडिंग की सप्लाई आ रही थी उससे ये सारी चीज़ें बच गई।
ये सारी चीज़ें नष्ट होने से बच गई और बाहर ही रह गया, वो करंट घर के अंदर आ ही नहीं पाया, इसलिए लगाए जाते हैं फ्यूज़। ठीक है बच्चे, फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। देखिए जैसे मैंने डायग्राम बनाया, हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। लाइव वायर, लाइव वायर मतलब जो करंट ला रही है घर में, वो वाली वायर के साथ। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लाइंसेज। आपके घर में जो अप्लाइंसेज होते हैं उसके जितनी लगभग करंट कैपेसिटी उसकी रखते हैं। थोड़ा ज़्यादा करंट होते ही वो अपने आप बंद हो जाता है, आपके घर में सारी लाइट बंद हो जाती हैं, तो आपके घर के सारे अप्लाइंसेज बच जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है पावर। पावर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा पावर इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम, है ना। एक सेकंड में आप कितना काम कर पाते हैं वो आपकी पावर दिखाता है। ठीक है, एक सेकंड में आपके अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है वो आपकी पावर दिखाता है। तो पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। घर में बिजली का बिल आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। P इज इक्वल टू वी आई, हमने अभी भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। और V की जगह अगर मैं IR लिख दूँ तो IRI यानी I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R, ये दोनों फॉर्मूले इसके हो सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हो सकता है या फिर ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, SI यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। लेकिन एक वॉट क्या होता है? वोल्ट और एम्पियर के बराबर होता है। V इंटू आई होता है, V इंटू आई इज इक्वल टू पावर, यही तो लिखा है हमने। तो पावर इज वॉट, V इज वोल्ट, I इज एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या होती है? KWH होती है बेटा कमर्शियल यूनिट, किलो वाट आर। एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं 1 किलोवाट आर। वो कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 10⁶ जूल। अब इसको समझिएगा, ये जूल क्यों आया, ये इतनी क्यों आई मैडम वैल्यू, और कोई वैल्यू क्यों नहीं आई? देखो बेटा, किलो वाट आर आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ। किलो वाट में कितने वाट होते हैं? किलो वाट में 1000 वाट होते हैं मैडम, किलो में हमेशा 1000 होता है, इंटू 3600 सेकेंड था ना। 3600 सेकेंड को जब यहाँ 5 जीरो हो गई, 3 और 2 5, 5 और 1 3.6 अगर मैं कर दूँ तो कितनी जीरो जगहेंगी? 6। तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड को कहते हैं जूल। 1 KWH एनर्जी, यानी कि 1 किलो वाट की चीज़ जब 1 घंटा घर में जलती है तब हमारे घर में 1 यूनिट बिजली का बिल आता है। 1 किलो वाट की चीज़ यानी 1000 वाट की कोई चीज़ जब आपके घर में 1 घंटे तक जल रही है, काम कर रही है, कोई अप्लायंस चल रहा है, तब आपके घर में 1 यूनिट बिजली का बिल आता है। सवाल आया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, जो 220 वोल्ट, और हमारे घर में जो बिजली सप्लाई आती है वो भी 220 वोल्ट की होती है। करंट इतना है, पावर कितनी है बल्ब की? पावर कैसे निकालते हैं? P इंटू वी, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये रहा V, ये रहा I, कर दो मल्टीप्लाई बेटा, 110 वाट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओह आ गया है, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल का लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्लेन करो। बेटा यहाँ बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है, यही लिख दो सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया ना वो बिल्कुल प्रेसाइजली दिया हुआ है कि होता क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और कितनी चीज़ें लिखनी है मैं बता देती हूँ। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और उसके बाद ये तीनों पॉइंट लिखेंगे। It states that heat produced in a resistor is directly proportional to square of the current, directly proportional to resistance, directly proportional to the time for which the current flows। ठीक है बच्चे, जितने समय तक वो फ्लो कर रहा है, ये लिख देंगे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से लिखो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बताया है। इस बात को, पूरी बात को लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज में सारा लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे ये पूरा का पूरा। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। Fuse wire is made up of a metal or an alloy of appropriate melting point, for example aluminium, copper, iron, lead, etc. Fuse is always connected in series with the live wire. Current capacity of fuse is slightly higher than that of the appliance. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, हो गया क्लियर बच्चा? चलो, वाई इज टंगस्टन यूज? अरे वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बताया, वैसे भी पता होना चाहिए, नॉर्मल ज़िंदगी में भी साइंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा लिखना है आपने, यहाँ पूरा लिखेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं बोलेंगे मैडम इतना बड़ा क्यों है, इतना छोटा क्यों, पूरा लिखेंगे। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, कुछ क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यूज वायर इज कनेक्टेड विद टू ए लाइव वायर, यस ट्रू, एंड इन सीरीज।
ट्रू. फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू अ लाइव वायर, वेरी गुड. एंड इन सीरीज, अगर सीरीज हो तो और भी अच्छी बात है. पैरेलल हो तो काट देना, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. विच यूजेज मोर पावर, कौन ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है. देखिए इसके लिए वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. 250 वाट का टीवी 1 घंटा या 1200 वाट का टोस्टर 10 मिनट. चलिए चलते हैं. हमसे पूछा गया कौन ज़्यादा बिजली खर्च करता है. 250 वाट का टीवी 1 घंटा, 3600 सेकेंड कर दूँ अभी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. 1200 वाट का टोस्टर है और कितनी देर चल रहा है बच्चे, 10 मिनट. 10 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 600 सेकंड. कोई दिक्कत तो नहीं, 600 सेकंड होगी ना 10 मिनट. करो जी मल्टीप्लाई, कौन सा ज़्यादा आता है. 1 2 3 0, 1 2 3 0. 25 6 जा 150, 15. 25 3 जा 75, 90. इतने वाट आवर और 900 किलोवाट आर हो गया है ना. ये हो गया ना 900 किलोवाट आर. यहाँ आ जाओ बच्चे. 900 और 30 यहाँ पर आओ. 2 और 2 4 0, तो ये सीधी हो गई. 1 2 3 4 और 12 6 72. तो बेटा ये 72 40, ये 90 40. कौन सा ज़्यादा है, टीवी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है क्योंकि वो लंबे समय तक चल रहा है. कोई डाउट तो नहीं है, समझने में कोई डाउट नहीं हुआ ना. अगर इसकी यूनिट बनाने को कहा जाए ना, कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, देखो बेटा 3 0 काट दो. ये वाट, हाँ ठीक है. नहीं वाट आर नहीं बना. वाट आर तो इसमें 250, इसमें 0.25 बनेंगे. नहीं इसको छोड़ो, सिर्फ आपसे जो पूछा गया वही करो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर. 9 और ये कितना आया, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा आया टीवी का. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया. कोई डाउट हो तो पूछेगा. चलिए आगे चलते हैं. चलो ख़त्म हो गई. आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई. कोई डाउट हो तो पूछिएगा बच्चे. हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से करिए. मिलते हैं अगली वर्कशीट में. बाय.